नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम काव्य बिंब के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, काव्य बिंब जो शब्द है उसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये एक प्रकार का चित्र है, ऐसा चित्र जो कि शब्दों के द्वारा निर्मित किया गया है। शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र ही बिंब कहलाता है। बिंब में इंद्रियों का विशेष स्थान है। बिंबवाद वस्तुतः 20वीं सदी की आंग्लो अमेरिकी कविता का एक आंदोलन था जिसने बिंब को महत्वपूर्ण माना जाता था। बिंबवाद पर एजरा पाउंड का कथन है, ऐसी कविता जिसमें चित्र कला और शिल्प कला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। एजरा पाउंड के कथन से स्पष्ट हो रहा है कि कविता के अंतर्गत कला, चित्रकला और शिल्प कला दोनों के गुण जिसमें समाहित हो जाते हैं। शब्दों के माध्यम से एक चित्र, एक मूर्ति का रूप जहाँ प्रकट कर दिया जाता है वह बिंब कहलाता है। काव्य बिंब फोटो की तरह यथार्थ बिंब न होकर के कवि की मानसिकता और भावना के अनुरूप कल्पना द्वारा निर्मित होता है। इसमें किसी वस्तु का आभास मात्र होता है। बिंब में इंद्रियों का विशेष स्थान है। जैसा कि अभी हमने कहा, इंद्रियों के द्वारा ही कवि किसी भाव की अनुभूति ग्रहण करता है और उस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से शब्दों द्वारा चित्रित करता है। शब्द चित्रों की अनुभूति पाठक या श्रोता पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं और साथ ही कवि की अनुभूति से तादात्म्य भी स्थापित करते हैं। बिंब की प्रभावात्मकता उसकी इंद्रियता पर ही निर्भर करती है। अब हम बिंब को और अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ परिभाषा या कोश के अंतर्गत जो इसके अर्थ दिए गए हैं वो देखेंगे। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में ये जो बिंब शब्द है एक नवीन शब्द है। यह शब्द पश्चिमी काव्य शास्त्र में इमेज शब्द का पर्यायवाची है और बिंब का अर्थ अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी रचनाओं में अलग अलग प्रकार से दिया है। यदि हम कोश की बात करें तो कोश में इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं, विभिन्न इसके अर्थ दिए गए हैं। किसी वस्तु का मानस चित्र या मानसी प्रतिकृति और कल्पना अथवा स्मृति में उपस्थित चित्र अथवा प्रतिकृति को कोश में बिंब कहा गया। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में बिंब शब्द का अर्थ है सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, कोई गोलाकार या मंडलाकार सतह, प्रतिमा, छाया, प्रतिबिंब, शीशा, दर्पण, कलश, उपमित पदार्थ इत्यादि को संस्कृत भाषा में बिंब नाम से अभिहित किया गया है। यहीं पर हम देखते हैं कि केदारनाथ सिंह बिंब की परिभाषा देखते हुए कहते हैं कि बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। केदारनाथ सिंह जो मुख्य बात कहते हैं वह यह है कि बिंब है वह एक शब्द चित्र है, अर्थात शब्दों के द्वारा निर्मित चित्र है और जिसमें कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। कल्पना के द्वारा उस शब्द चित्र को पढ़ते समय कल्पना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभवों की अनुभूति होती है। आइए रिचर्ड्स बिंब को कहते हैं, बिंब एक दृश्य चित्र, संवेदना की एक अनुकृति, एक विचार, एक मानसिक घटना, एक अलंकार अथवा दो भिन्न अनुकृतियों के तनाव से बनी एक भाव स्थिति कुछ भी हो सकता है। तो रिचर्ड्स भी जिस बात पर अधिक बल दे रहे हैं वह है अनुकृति पर, किसी मानसिक विचार, किसी अलंकार या फिर ऐसा दृश्य चित्र। इन सब का रूप है, इनमें से कोई भी रूप बिंब का प्रतिरूप हो सकता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि बिंब में इंद्रिय अनुभवों और जो साहित्यकार है उसकी स्वयं की अनुभूति का महत्व अधिक है। इंद्रियों के आधार पर बिंब के 5 प्रमुख भेद हमें साहित्य में दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले है दृश्य बिंब, दूसरा श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और स्वाद बिंब। विभिन्न विद्वानों ने बिंब के भेद करने में अनेक प्रकार के आधार ग्रहण करते हुए कई तक इसके भेद बताए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इंद्रियों के आधार पर बिंब के ये 5 प्रमुख भेद, क्योंकि इंद्रियों की संख्या 5 है और इंद्रिय जनित अनुभव के आधार पर बिंब की जो संबंध है वह स्थापित किया जाता है, इसलिए बिंब के ये जो 5 भेद हैं यही अधिक ग्राह्य है।
दृश्य बिंब की जब हम बात करें तो जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने किसी घटना या वस्तु का चित्र सा उभर आता है, जब पाठक या श्रोता उस चित्र को ऐसा महसूस होता है कि वह उस चित्र को देख रहा है, तो वहाँ दृश्य बिंब की बात कही जाती है। उसी प्रकार से श्रव्य बिंब वह है जहाँ कविता के माध्यम से इस प्रकार का दृश्य उपस्थित किया जाता है जिसमें कुछ अनुरणात्मक ध्वनि सुनाई दे रही है, बादलों का कलरव, चिड़ियाओं का कलरव जिसमें सुनाई दे रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ऐसे चित्रों को श्रव्य बिंब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्पर्श बिंब जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु की कोमलता या खुरदरेपन ने हमें स्पर्श किया है, उसे स्पर्श बिंब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक उदाहरण देखेंगे। जले जो तलुए तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। इन दो पंक्तियों में तलुओं की जो जलन की जो बात कही गई है वह स्पर्श बिंब का उदाहरण है। इसी प्रकार से घ्राण्य बिंब जिसमें किसी नासिका के द्वारा किसी खुशबू को ग्रहण करने की बात हो या किसी विवश बू को घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने की बात हो, वहाँ पर घ्राण्य बिंब का चित्रण स्वीकार्य किया जाता है। सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की, पहली पहली फुआर में शामिल। तो यहाँ जो ये सौंधी सौंधी महक की बात कही गई है, इसका जो बिंब बनाया गया है ये घ्राण बिंब के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। स्वाद बिंब जहाँ रसना या जीभ के स्वाद की बात कही गई है, उसका चित्र उकेरा गया है, वहाँ स्वाद बिंब की बात होगी। कुकुर मुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुंह में आया पानी। तो यहाँ ये स्वाद बिंब का एक उदाहरण कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि बिंब के आधारभूत तत्व क्या हैं। कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बिंब की सृष्टि करने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहला है अनुभूति। बिंब को मानवीय अनुभूतियों का एक विशिष्ट रूप कह सकते हैं और वह कवि के अंतर से अर्थात उसकी बुद्धि, रुचि, संस्कार, भोग, ज्ञान आदि से संस्कारित अनुभूति का रूप होता है। अतः इसमें कवि के मूल व्यक्तित्व का गंभीर उद्घाटन भी रहता है। अनुभूति किसकी होगी? कवि या साहित्यकार की। किसी भी बिंब की सृष्टि करने के लिए ये अनुभूति प्रथम तत्व कहा जा सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि बिंब का जो द्वितीय तत्व है वह है भाव। भाव को हम काव्य बिंब का आधार तत्व कह सकते हैं। रिचर्ड्स ने अलंकार दर्शन में भाव और काव्य बिंब का जो संबंध बतलाया है वह द्रष्टव्य है। वह क्या कहते हैं? भाव उस धुरी की तरह है जिस पर काव्य बिंब का पहिया आदृत है। अर्थात रिचर्ड्स जो बात कहते हैं वह यह है कि भाव के ऊपर ही काव्य बिंब का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला जो तत्व है वह है आवेग। काव्य प्रस्तुतिकरण का कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि आवेग है, आवेग के कारण ही काव्य को प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है। आवेग के अभाव में बिंब भी नहीं बन पाता। डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार बिंब विधान कलाकार का संवेग्य संकुल प्रयास है। इसके अतिरिक्त अगला तत्व है ऐन्द्रिकता। ऐन्द्रिकता बिंब विधान का अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। ऐन्द्रिय बोध से ही संवेदन को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। अगला तत्व है बिंब का कल्पना। डॉक्टर नगेंद्र कल्पना को काव्य बिंब निर्माण का साधन मानते हुए कहते हैं कि काव्य बिंब स्वभावतः सामान्य बिंब की अपेक्षा अधिक रंग में समृद्ध होता है। उसे यह रंग या समृद्धि भाव से ही प्राप्त होती है। उसका निर्माण सक्रिय सृजनात्मक कल्पना से ही होता है। तो नगेंद्र यहाँ भाव और कल्पना दोनों को ही महत्व प्रदान करते हैं और वह कहते हैं कि जो हम सामान्य रूप से जो बिंब देखते हैं वह उसकी अपेक्षा जो काव्य में जो बिंब बनाया गया है वह अधिक रंगमय और समृद्ध होता है। और इस रंगमयता या समृद्धि उसमें क्यों आती है? भाव के कारण। और इस बिंब का निर्माण किस माध्यम से होता है? जब साहित्यकार में सृजनात्मक कल्पना शक्ति होती है, उसी के कारण उस बिंब में अधिक समृद्धि या अधिक रंग उसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये 5 तत्व बिंब के आधारभूत तत्व कहे जा सकते हैं।
अब काव्य में बिंब का महत्व क्या है, क्यों काव्य में बिंब को महत्व दिया जाता है? वस्तुतः काव्य का व्यापार भावों को विनिमय करना है और अनुभूतियों को प्रेषणीय बनाना है। यह प्रेषणीयता उसे काव्य भाषा प्रदान करती है। वस्तुतः आकारवान बिंबात्मक शब्द ही अमूर्त भावों और अनुभूतियों को प्रेषणीय बनाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का जो कथन है वह उल्लेखनीय है। बिंब अमूर्त अनुभूतियों को शब्द मूर्त करने के अत्यंत प्रभावी माध्यम, उपकरण या दूसरे शब्दों में मूर्तन प्रक्रिया के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात बिंब है वह साहित्यकार की अमूर्त जो अनुभूतियां हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, बिंब के माध्यम से उन्हें रूप प्राप्त होता है। इसलिए बिंब का महत्व अपने आप में स्वयं सिद्ध है। वस्तुतः जो बिंब है वह कवि और प्रमाता के बीच में, सहृदय के बीच में एक सेतु का, एक विनिमय के साधन का काम करते हैं। वह लेखक या साहित्यकार की भावनाओं को प्रेषक तक, पाठक तक पहुंचाते हैं। शुक्ल जी ने भी बिंब के महत्व प्रदान करते हुए लिखा है, यदि कवि ने ऐसी वस्तुओं और व्यापारों को अपने शब्द चित्र द्वारा सामने उपस्थित कर दिया जिससे श्रोता या पाठक के भाव जागृत होते हैं, तो वह एक प्रकार से अपना काम कर चुका। अर्थात साहित्यकार है वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है जिससे जो बात, जो भावना साहित्यकार प्रकट करना चाहता है, जो अनुभूति प्रकट करना चाहता है, वह अनुभूति दर्शक के मन स्थल पर, श्रोता के मन स्थल पर और पाठक के मन स्थल पर प्रकट हो जाती है बिंब के रूप में, तो वह अपने भावनाओं को प्रेषणीय बनाने का कार्य करने में सफल हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने संक्षेप में बिंब के महत्वपूर्ण तत्वों का, उसके विभिन्न रूपों का और उसके इतिहास का संक्षेप में अध्ययन किया। धन्यवाद।